हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज से इस वीडियो से आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है सीबीएसई का क्लास 12 वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है टर्म 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो अब टर्म 2 की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो टर्म 2 जो है आपका बिजनेस स्टडीज का, एंड बेसिकली जो आपका टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने पड़ेंगे डिटेल में। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी थोड़ी डीप होनी चाहिए, बिकॉज जब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है तो उसमें कीवर्ड्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो जो टर्म 2 का आपका सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है स्टाफिंग। ठीक है, तो इस वीडियो से हम देखेंगे स्टाफिंग जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, एंड पर्टिकुलरली इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्टाफिंग होती क्या है, मीनिंग क्या है स्टाफिंग की। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब क्या है। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता है आपके पिछले दो चैप्टर्स जो थे वो थे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के, और अब ये थर्ड है स्टाफिंग। तो ये है क्या, तो बेसिकली ये कंटिन्यूएशन है। क्या हो रहा था कि आप पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है आप वो कर रहे थे, एंड स्टाफिंग ऐसा ही एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग का, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, एंड ये जो थर्ड आपका है ये है स्टाफिंग। और इसके बाद आगे डायरेक्टिंग और वगैरह फंक्शंस हैं। तो अभी आपने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग तो टर्म 1 में कर दिया है। स्टाफिंग जो फंक्शन है ये आपका टर्म 2 का है, ये आपका टर्म 2 का है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाफिंग होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, स्टाफिंग है क्या। स्टाफिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को जो काम करने होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, जो चीजों को मैनेज करती है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसका क्या काम होता है, वो कई सारे फंक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला था प्लानिंग का, जिसमें उन्हें बेसिकली प्लान करना होता है कि वो क्या क्या उनके एम्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं, उनको कैसे वो अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली वो ये देखते हैं कि अब उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बनाना है जिससे वो अपने उन प्लान्स को अचीव कर सके, जो जो उनके गोल्स हैं। और थर्ड होता है स्टाफिंग। तो ये शुरुआत कैसे हुई, तो इसलिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टाफिंग होती क्या है। अब ये जो स्टाफिंग आपका वर्ड है, इसमें जो आपका वर्ड जिस टर्म से, जिस वर्ड से ये बना है वो आपका होता है स्टाफ। ठीक है, STAFF स्टाफ। अब स्टाफ होता क्या है। स्टाफ एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब ग्रुप ऑफ पीपल होता है ये। जैसे कि आपके स्कूल में टीचर्स का स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ ऑफ टीचर्स ऐसे बोलते हैं। तो किसी ऑफिस में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे जो स्टाफ है, तो जो उनके ऑफिस वर्कर्स है वो हो गए। तो इसी तरीके से स्टाफ जो है, स्टाफ से रिलेटेड जो काम है, जो लोग बिजनेस के लिए काम करेंगे, वो चीज, वो फंक्शन स्टाफिंग आपको होता है, जो मैनेजमेंट को करना पड़ता है। तो होता है क्या, स्टाफ क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें जनरली कौन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। अब देखिए, एम्प्लॉइज जैसे ही वर्ड आया आपको वापस चले जाना चाहिए जहां से आपका बेसिकली ये क्लास 11th में जो आपको पढ़ाया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। और उसमें जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो 3 टाइप की पढ़ाई गई थी आपको। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए आप इसको। जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो 3 टाइप की थी। फर्स्ट आपकी थी बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन, एंड देन आपकी थी एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो बेसिकली आपको बताया गया था कि ये जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस स्टाफिंग में आप बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट का एक कनेक्शन देखोगे, बिजनेस का एंड एम्प्लॉयमेंट का, कि बिजनेस के अंदर लोगों को एम्प्लॉय करा जाता है। बिजनेसमैन एक ही होता है, ओनर एक ही होता है जो बिजनेस करता है। जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर बिजनेस कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं रतन टाटा जी जो ओनर है। ठीक है, और उनके जो पहले के लोग थे जो बिजनेस को चलाते आ रहे थे वो ओनर्स होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे बिजनेसमैन। लेकिन उनकी उस कंपनी के अंदर जो लोग डेली काम करने आ रहे हैं, जो ऑफिस का काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है। वाई, बिकॉज
बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। तो जो अंदर लोग काम कर रहे हैं वो सब एम्प्लॉयमेंट में है, एंड जो बिजनेस कर रहा है, जो रतन टाटा है और जो उनके प्रीवियस सीईओज रहे थे वो बिजनेसमैन होते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं। तो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है तो होता बेसिकली ये है ना कि देखिए ये आपकी बिजनेस है और बिजनेस के ओनर है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बिजनेस के ओनर है जो बिजनेस को चलाना चाहते हैं। जब अगर इन्होंने बिजनेस लिया है कि ये फॉर एग्जांपल पेन की फैक्ट्री में, इनके पास एक पेन की फैक्ट्री इन्होंने सब इंस्टॉल करवा लिया, इनको वो पेन की फैक्ट्री चलानी क्योंकि इनको पेन का बिजनेस करना है। तो पेन की फैक्ट्री में पेन बनेगी, तो क्या ये जो ओनर है ये जाके फैक्ट्री में पेन्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, ये उन लोगों को लाएगा, एम्प्लॉय करेगा। क्या करेगा? एम्प्लॉय करेगा। एम्प्लॉय करने का मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको जॉब देगा। ठीक है, किनको देगा? जो नॉर्मल पब्लिक है। इसके अलावा ओनर के अलावा जो लोग हैं, जो जो फैक्ट्री का काम करना आता है वो देखेगा कौन कौन हम केपेबल है हमारे ये काम करने के लिए, उसमें से वो लोगों को एम्प्लॉय करेगा अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो फाइनली इसकी पेन फैक्ट्री में काम करेंगे। तो ये जो लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं ये बिजनेसमैन नहीं है। ये कौन है? ये एम्प्लॉयज है। बिजनेस में मिस्टर ए है, एम्प्लॉयर मिस्टर ए है, पर एम्प्लॉय जो पब्लिक है, जो बाकी लोग हैं जो काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एम्प्लॉयज होते हैं। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफ का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो एम्प्लॉयज है। कौन है? एम्प्लॉयज है। ये जो नॉर्मल पब्लिक है, एम्प्लॉयज जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, वो स्टाफ होता है। अब ये कहानी यहाँ पे थर्ड फंक्शन स्टाफिंग का आया कैसे, वो जानना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला फंक्शन आपने पढ़ा प्लानिंग का, जिसमें वो डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा क्या प्लान है, हमने क्या करना है आगे। जैसे कि अगर आप मिस्टर ए का एग्जाम्पल लो, मिस्टर ए ने प्लान करा कि वो एक पेन की इंडस्ट्री, पेन की फैक्ट्री जो है उसमें काम करेंगे। ठीक है, वो उसका बिजनेस खोलेंगे, पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोलना उनका प्लान था। जब उन्होंने अपना प्लान डिसाइड करा, उन्होंने सारी चीजें डिसाइड कर ली, तो उसके बाद आया उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम, ऑर्गेनाइजिंग का काम, कि वो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, उस बिजनेस को करने के लिए चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे ताकि उनका वो बिजनेस हो जाए। तो जब इनका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, इनका प्लान तैयार हो चुका है, तो थर्ड इसमें फंक्शन बता रहे हैं स्टाफिंग। क्यों? बिकॉज अब वो जो उन्होंने प्लान डिसाइड करा है और उसके हिसाब से जो उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर क्या है, अगर उनको पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करना था तो उसके लिए उन्हें फैक्ट्री इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्हें फिर ऑफिस बनाना पड़ेगा जहाँ पे ऑफिस वाला काम होगा, फैक्ट्री में जहाँ पे पेन्स मैन्युफैक्चर होंगी, मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अब पेन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? पेन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? पेन मैन्युफैक्चरिंग तब होगी जब ह्यूमन बीइंग्स आएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब ह्यूमन बीइंग्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मिस्टर ए के बिजनेस के अंदर आएंगे और जब वो उन मशीनों को यूज करके एक पेन बनाएंगे, उस ऑफिस में रखी स्टेशनरी को और कंप्यूटर्स को यूज करके, मशीन्स को यूज करके पेपर वर्क करेंगे, तब जाके मिस्टर ए का बिजनेस शुरू हो पाएगा। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की इंपॉर्टेंस यहीं से पता चलती है कि ह्यूमन बीइंग्स को हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब आप सोचोगे ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आया? देखो, जैसे कि अगर आप ये देखिए बिजनेस का काम क्या होता है, तो अभी बेसिकली हम देखेंगे ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज टर्म है ये कहाँ से आया, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए जो भी बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस करा जाता है जिस भी पर्पस के लिए, उसका एक मेन गोल होता है कि उसे वो चीजें बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करनी है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये सब आपको 11th का अपना रिकॉल करना पड़ेगा, बिजनेस में जो आपने पढ़ा है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है जो क्या करेंगी, कैसी गुड्स एंड सर्विसेज? जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी। बिजनेस का काम होता है कि वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस पता ही होगा। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स टैंजिबल चीज होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एंड सर्विसेज वो होते हैं जो इनटैंजिबल होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी
जिस मार्कर का यूज करके यहाँ लिखा जा रहा है दैट मार्कर इज अ गुड बिकॉज आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बट जो टीचिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्या आप वो टीचिंग देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये एक सर्विस है। आप किसी रेस्टोरेंट में आप डिनर कर रहे हो, आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो, आप किसी एयरप्लेन को यूज कर रहे हो, एयरलाइन सर्विसेज का, तो वहां पे आपको वो सर्विस इन द फॉर्म ऑफ एनी मटेरियल थिंग आपको नहीं दिख रही है, एक टैंजिबल फॉर्म में नहीं दिख रही है। यू आर ओनली एक्सपीरियंसिंग इट, यू आर ओनली फीलिंग इट, यू कैन नॉट टच इट। सो उसका मतलब है कि वो आपकी इंटैंजिबल चीज है एंड वो आपकी सर्विस है। जिस एरोप्लेन में आप बैठ के आप ट्रैवल कर रहे हो, वो एरोप्लेन आपका क्या है? वो एक गुड है बिकॉज यू कैन सी इट। लेकिन जो सर्विस आपको मिल रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो सर्विस आपको नहीं दिखेगी। टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपको दिख रहा है, बट वो जो टीचिंग, जो नॉलेज आपको मिल रही है टीचर के पढ़ाने से, वो सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो बिजनेस का काम होता है कि उसको गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है जो क्या करे, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। अगर कस्टमर में क्या होता है, बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है ना, तो वो सबसे पहले एक रिसर्च करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रिसर्च करी जाती है एंड रिसर्च में क्या होता है, वो ये देखता है कि जो कस्टमर है हमारे आसपास, उनको किन किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की नीड्स है। तो जब उन्हें अगर पता चला कि कस्टमर को एक ऐसी चीज की जरूरत है जिससे वो लिख सके, ठीक है, जब पेन की इन्वेंशन हुई होगी तो उसके पहले ऐसे ही कुछ रिसर्च हुई कि लोगों को लिखने के लिए कुछ चाहिए, वो कैसे लिख सके अच्छे से। आपको पता है बहुत पहले जो है इंक में डिप करके और वो पेन्स आते थे और उससे लिखा जाता था, रिफिल इंक वाले पेन्स बाद में आए हैं। तो जब पता चला एक बिजनेसमैन को, एक जो बिजनेस करना चाहता है कि कस्टमर को ऐसे पेन्स की जरूरत है जिससे वो आसानी से लिख सके, बहुत कन्वीनियंट पेन की जरूरत है, तो उसके बाद उन्होंने उस गुड को प्रोड्यूस करा टेक्नोलॉजी से, रिसर्च करके, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही डेवलपमेंट हुई, उन्होंने उस पेन को प्रोड्यूस करा। क्यों प्रोड्यूस करा गया था? रीजन ये था कि कस्टमर को इसकी जरूरत है, और जब हम ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगे जिसकी कस्टमर को नीड है, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, और जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, मतलब हम जब उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली ये कहानी होती है पूरी। अब जब बिजनेसमैन को पता चल चुका है कि हमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो उस गुड या सर्विस को बनाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी ना किसी बेसिक चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल घर में आप खाना बनाते हो तो आपको उसके लिए वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ेगी, ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कोई चीज बनाने के लिए आपको पहले से कुछ चाहिए, ठीक है, तो वही चीज इनको जरूरत पड़ी। अब इनको जो जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल टर्म भी आपको पता होगा, ठीक है। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल है, वुडन टेबल है, तो वो तो टेबल आपका वुड है, लेकिन जो जिस वुड को यूज करके वो टेबल बनाई गई है, जो पहले वुड आई होगी जो बिजनेसमैन के पास, जिसको कन्वर्ट करके उन्होंने टेबल बना दी, वो वुड क्या थी? रॉ मटेरियल थी। अगर आपने कोई शर्ट पहनी है तो वो शर्ट तो गुड है, लेकिन जो क्लॉथ, जिस क्लॉथ से उस शर्ट को बनाया गया था, जब वो क्लॉथ के फॉर्म में शर्ट थी तो वो रॉ मटेरियल थी। बिजनेसमैन ने अपने दिमाग से, अपनी मशीन्स को यूज करके उस क्लॉथ को शर्ट बना दिया, तो ये रॉ मटेरियल होता है, और बाकी आपका वो जो नया गुड है वो फिनिश्ड गुड होता है। तो इसके लिए बिजनेसमैन को जरूर, अगर बिजनेसमैन को पता है कि हमें पेन बनानी है, तो उन्हें जरूरत पड़ी कि हम पेन कैसे बनाए, उसके लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल्स, ठीक है, किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेसमैन के पास क्या ऑप्शन है? बिजनेसमैन कहाँ से ये रॉ मटेरियल्स लेगा? ये रॉ मटेरियल्स वो लेगा नेचर से। ये रॉ मटेरियल्स वो नेचर से लेगा, एंड इसीलिए आपके बिजनेस में, कॉमर्स में एनवायरनमेंट को ऐड करा गया है एज अ चैप्टर, बिकॉज बिजनेसमैन एनवायरनमेंट की, नेचर की चीजों को ही यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जिसको कस्टमर्स खरीदते हैं और फिर बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। तो नेचर से वो रॉ मटेरियल्स बिजनेसमैन एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर वो वुड, अगर वो आप किसी भी वुड को देख लो, वो एक नेचुरल चीज से आई है। अगर आप टेबल देखो तो वो वुड से आई है, वुड कहाँ से आई? ट्रीज से, ठीक है। आप किसी भी टाइप के, आप अगर किसी मशीन को देख लो, ठीक है, अगर आपने कोई मशीन देख ली, अगर मशीन आयरन की है या स्टील की है, कुछ भी है, तो वो कहाँ से? आयरन से आई है, आयरन ओर से आई है जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करा गया है। अगर ज्वेलरी है, गोल्डन ज्वेलरीज है, डायमंड ज्वेलरीज है, प्लैटिनम ज्वेलरीज है, तो वो आयरन इन ओर से आई है। ये ओर जब हमारे अर्थ से माइन करके निकाले गए, तब उसको फिर कई प्रोसेस से होकर वो जाके ये फिनिश्ड गुड बना है। तो जितनी भी चीजें आप देख लोगे वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज से बनी है हमारे, ठीक है। और वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कौन करता है? ये बिजनेसमैन यूज करता है, ठीक है। तो नेचर से वो रॉ मटेरियल्स लेगा। चलो, अब इनके पास क्या क्या हो गया? अब इनको पता है कि हमने नेचर से भाई रॉ मटेरियल ले लिया,
हमें पढ़ना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आया। बिजनेसमैन ने नेचर से रॉ मटेरियल ले लिया, जिसको उसने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो नेचर से उन्होंने सामान लिया है इसको वो बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। आजकल आप लोग जैसे बहुत सुन रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हुए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जो आपके क्या कहते हैं मिनरल्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रीज कितनी डिफॉरेस्टेशन हुई, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे घट रहे हैं। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो बिजनेसमैन है वो इनका यूज कर रहे हैं, और जब वो एक्सेस अमाउंट में यूज कर लेते हैं तो वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। आजकल अगर आप देखो तो बहुत भयंकर लेवल पे डिप्लीशन चल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज टर्म बहुत कॉमन टर्म है। तो यही जो नेचर से उन्होंने चीजें ली उनको नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दे दिया। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कुछ यूज कर सकते हैं, जो हमारी यूज की होती है वो रिसोर्स हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बिजनेसमैन ने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करा। अब देखो, अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेसमैन ने क्या करा, उसने, हमने एग्जांपल किया था मिस्टर ए का, और इनको पेन बनानी थी, ठीक है, इनकी पेन की फैक्ट्री थी। अब इन्होंने क्या करा, पेन बनाने के लिए इनको जो जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे इन्होंने वो एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है। पेन के रिफिल के लिए जो चाहिए था, पेन की इंक के लिए जो चाहिए था, वो सब उन्हें किसी ना किसी तरीके से नेचर से मिली होगी। पेन की जो बॉडी होती है, उसका जो कैप, सब कुछ वो सब उन्होंने नेचर से लिया, ठीक है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके उन्होंने वो सारा सामान अपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, कि भाई हमारा पेन बन जाएगा। लेकिन अब उन चीजों को बनाने के लिए, एक पेन को बनाने के लिए मशीन की जरूरत होती है, तो वो गए, उन्होंने मशीन्स भी इंस्टॉल करवा ली। ये सब क्या था, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में हो गया है। ये सारा काम उनका ऑर्गेनाइजिंग में था कि अब हमें उस पेन को बनाने के लिए जो हमने प्लान करा है, कि पेन बनानी है, उसको अब बनाने के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइज करना है वो कैसे होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में अब वो क्या करेंगे, उसके लिए उन्होंने मशीन्स ले ली, उन्होंने रॉ मटेरियल ले लिए, उन्होंने फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवा दी, उन्होंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनवा दी, उन्होंने जितनी चीजों की जरूरत होती है, जितनी नॉन लिविंग चीजों की जरूरत होती है, वो सब इंस्टॉल करके रख दिया, ठीक है। अब उनके पास सारा सामान है एक पेन को बनाने के लिए, लेकिन अब उनके पास ये प्रॉब्लम आई कि अब ये काम करेगा कौन, ठीक है। इन रिसोर्सेस को, इस फैक्ट्री को, इस मशीन को, इस रॉ मटेरियल को यूज करके पेन में कौन कन्वर्ट करेगा। तो अब उनको जरूरत पड़ी ह्यूमन बीइंग की। अब उनको जरूरत पड़ी रॉ मटेरियल्स के अलावा ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो चीजों को यूज कर सकता है, जो मशीन को यूज कर सकता है। आप मशीन इंस्टॉल करके रखवा दो, लेकिन जब तक कोई वर्कर उस पर काम करेगा नहीं, जब तक कोई वर्कर उस मशीन को यूज करेगा नहीं, तब तक उस मशीन से कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल है, इनको एक फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए, जिसके लिए रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा गया था, उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत है। जो ओनर है बिजनेस का, वो भी कर सकता है अगर उसका बिजनेस छोटे लेवल का। लेकिन अगर उसका बिजनेस बहुत बड़े लेवल का है, जैसे आपने सुना होगा जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, तो जनरली जो बिजनेसमैन होता है वो खुद ही चीजों को प्रोड्यूस करता है, अगर आप हैंडमेड गुड्स की बात करो और उन सब में। लेकिन जब बहुत ज्यादा लेवल पे अगर हो रहा है, अगर बहुत लार्ज स्केल हो रहा है ऑपरेशन, तो उसमें वो अकेला इंसान इतने सारे प्रोडक्ट्स तो बना नहीं पाएगा। उसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी लेबर की, जो कि फैक्ट्री का काम देखेंगे, और ऑफिस वर्कर्स की, जो कि उनके ऑफिस का काम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा उन सबको यूज करने के लिए एक बिजनेसमैन को ह्यूमंस की भी जरूरत है। और सिंस ह्यूमंस की जरूरत भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना उस नेचुरल रिसोर्स की, इसलिए उन्होंने ह्यूमन बींग्स उसके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसमैन के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, उन्हें भी ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। तो यहां से आपका रिसोर्सेज टर्म, ह्यूमन रिसोर्सेज टर्म आया था, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए बोला जाता है जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई उनके बिजनेस में नहीं काम कर रहा है, अगर कोई इंसान है जो उनके बिजनेस में कोई काम नहीं कर रहा, तो वो उसे अपना ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज उनके लिए वो कोई यूज का नहीं है। लेकिन उनके ऑफिस में, उनकी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो उनके रिसोर्सेज हैं। अगर उनके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल वो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके पास एक सामान की कमी पड़ जाएगी, तो उनके पेन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर उनकी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं और अगर उसमें से एक वर्कर भी हट जाएगा तो भी उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी।
तो उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है, जो भी गुड वो बना रहे हैं, जिस भी गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन बींग्स की भी जरूरत होती है। ह्यूमन बींग ही मशीन्स को यूज करके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ऑर्गेनाइज सब कुछ हो चुका, जब ऑर्गेनाइजेशन सारी हो गई तो उसके बाद स्टाफिंग का काम अब आता है, क्योंकि अब जो ये बिजनेसमैन है उसने सब ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब उसको चाहिए कि उसे क्या करना है, जिस भी तरह का उसने ऑर्गेनाइजेशन करी है, जिस भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसने अपना बिजनेस शुरू करा है, उसको काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड पीपल है, रिक्वायर्ड ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी तलाश उसको करनी है। ठीक है, उनकी तलाश उसको करनी है। और ये जो काम है लोगों को ढूंढना जो हमारे बिजनेस का काम करें, उनको अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करना ताकि वो बिजनेस में काम करते रहें, और उसके बाद ये देखना कि वो हमारे बिजनेस में ही काम करते रहें, वो रिटेन करना उन्हें, उनको मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ 3 काम है। सबसे पहले ये ढूंढना कितने तरह के लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है। अगर बिजनेसमैन को जरूरत है एक फैक्ट्री वर्कर के लिए जो मशीन को यूज करे, तो वो एक ऐसे इंसान को नहीं एम्प्लॉय कर सकता जिसे मशीन यूज करना नहीं आता है, या जो हार्ड वर्किंग नहीं है, जो फिजिकल लेबर नहीं कर पाएगा। और अगर उन्हें ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत है, तो वो उसके लिए एक लेबर को नहीं एम्प्लॉय कर पाएंगे अगर उसे कोई नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में। तो ये होता है कि किस जॉब के लिए कौन ज्यादा पर्टिकुलर, जो बहुत अगर किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कौन ज्यादा केपेबल है, उस तरीके से उनको लोगों को एम्प्लॉय करना होता है। तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास कैसी कैसी जॉब है, फिर उनको करने के लिए हमें कैसे लोगों की जरूरत है। उसके बाद उन लोगों को सर्च करना कैसे वो लोग हमें मिल जाए, जो बेस्ट है उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करके प्लेसमेंट करके उनको जो उनकी जॉब्स दे देना, और उसके बाद ये मेंटेन भी करना कि वो हमारी ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे। ठीक है, बिकॉज अगर वो लीव करेंगे तो फिर बिजनेस सफर करने लगेगा। ठीक है, तो उनको मेंटेन करना, रिटेन करना भी, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टाफिंग में यही फंक्शन होता है कि आपने जो जो अभी तक प्लान करा, जो जो ऑर्गेनाइजेशन कर ली है, अब उनको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत आएगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने का काम ही आपका स्टाफिंग होता है। तो यहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज टर्म आपको पता चल गया है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी और चीजें जो अलग अलग टर्म्स आपके इसमें यूज होंगे एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़ा सा बेसिक लेवल वाले आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना आपके, ये आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है जो फिजिकल वर्क करता है, और एक आपका मेंटल वर्क करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, पहले जो फिजिकल वर्क करते हैं, दूसरे जो मेंटल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लेबर वगैरह होते हैं, और मेंटल वर्क मतलब जो ऑफिस का काम करते हैं। इन्हीं 2 तरीके के हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज होते कौन है, एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज होते हैं। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको हम लेबर बोलते हैं, एंड ये जो मेंटल वर्क करते हैं ये जनरली ऑफिस वर्कर्स होते हैं, ऑफिस का काम ये देखते हैं आपका। तो ये फिजिकल लेबर और मेंटल वाले ऑफिस हो गए। अब क्या होगा, जैसे कि आपको पता है ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करते हैं, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो जैसे आपको पता है बिजनेस में इनकम किस फॉर्म में मिलती है, प्रॉफिट के फॉर्म में। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये तीनों, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में इनकम मिलती है प्रॉफिट के फॉर्म में, प्रोफेशन में इनकम मिलती है फीस के फॉर्म में, और जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें इनकम मिलती है वेजेस एंड सैलरीज के फॉर्म में। ये आपने पढ़ा है। वेज एंड सैलरी में डिफरेंस होता है, वो आपको इस टाइम पे क्लियर हो जाना चाहिए। वेज वो इनकम होती है, वेज वो इनकम होती है जो जनरली किन्हें दी जाती है, जो फिजिकल वर्क करते हैं। जो फिजिकल वर्क करते हैं जनरली इन्हें हम वेज पे करते हैं, एंड जो मेंटल वर्क करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, इन्हें सैलरी पे करी जाती है। ठीक है, और एक और डिफरेंस है, वेजेस जो दिए जाते हैं वो जनरली डेली बेसिस पर दिए जाते हैं, एंड सैलरी मंथली बेसिस पर दी जाती है। अब ये चीज आपको पता ही है। ठीक है, आपने देखा होगा जो लेबर्स काम करते हैं, इवन अगर आपने आपके घर में कभी कोई रेनोवेशन का काम हुआ या आप कहीं देख रहे हो लेबर्स को काम करते हुए, तो वहां पे क्या है, उनको उनके रोज के काम के हिसाब से उनको रोज की वेज दे दी जाती है। दे आर डेली अर्नर्स।
दे आर डेली वर्कर्स एंड डेली अर्नर्स, डेली वर्क करते हैं, डेली अर्न करते हैं, उनको हम डेली वेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको रोज की रोज उनको उनकी इनकम मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। लेकिन जो ऑफिस वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, ऑफिस वाला काम, बैठने वाला, जहां उनको फिजिकल से ज्यादा उन्हें अपने दिमागों का यूज करना है, तो उन्हें क्या होता है, उनको मंथली बेसिस पे उनकी इनकम सैलरी के फॉर्म में दे दी जाती है। तो क्या हमने यहाँ पे देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उसको यही देखना है कि उन्हें किस टाइप के लोगों की कहाँ पर जरूरत है। अगर उन्हें जरूरत है फिजिकल लेबर, फिजिकल वर्क करने वाले लोगों की, तो उनका वो अलग रिक्रूटमेंट होगा। अगर उन्हें ऑफिस वर्कर्स की जरूरत है तो कौन से काम ऑफिस वर्कर को सूट करेगा, ये चीज ये मैनेजमेंट ही डिसाइड कर सकता है, ठीक है। ये डिसीजन का काम मैनेजमेंट ही ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जो टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेंटल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनको मंथली बेसिस में सैलरी मिल जाती है। एंड अगर कोई है जो आपके स्कूल की क्लीनिंग का देख रहे हैं, ठीक है, जो क्लीनर्स हैं, एंड उसके बाद आपके स्कूल में गार्ड्स होते होंगे, तो वो क्या है, उनका जनरली गार्ड्स उनको क्या है, जनरली लेबर के फॉर्म में देखा जाएगा, बिकॉज दे आर डूइंग मोर फिजिकल वर्क दैन मेंटल वर्क। टीचर्स आपकी मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं एंड जो क्लीनर्स एंड ऑल दैट वो आपका फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह के लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। कहीं पे रेशियो अलग हो सकता है, कहीं फिजिकल वर्कर्स की ज्यादा जरूरत है, मेंटल की कम जरूरत है। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। तो कौन डिसाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर? जब मैनेजमेंट बना लेता है तो उसके बाद मैनेजमेंट को यही डिसाइड करना है कि अब हमें फिजिकल वर्कर्स की कितनी जरूरत है, मेंटल वर्कर्स की कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था फिजिकल वर्कर्स एंड मेंटल वर्कर्स का। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज की दूसरी एक आप प्रॉपर्टी देख लो, ये होती है कि ये डायनेमिक होते हैं। ये आपके डायनेमिक होते हैं। अब ये डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक मतलब जो बहुत चेंज कर जाए, ठीक है, जिसको आप ज्यादा, जो फ्लेक्सिबल हो बहुत, ठीक है, रिजिड टाइप का ना, जो फ्लेक्सिबल हो, बहुत चेंज होता रहे, वो डायनेमिक होता है, ठीक है। तो ये डायनेमिक क्यों बोला गया है? देखिए ह्यूमन बींग्स, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा। ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में एक डिफरेंस है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिविंग बींग्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज नॉन लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफरेंस है, इससे डायनेमिज्म आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। कैसे आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने क्लासरूम में हो, ठीक है, आप अपने क्लासरूम में हो और क्लासरूम में आपकी जो आगे की टेबल थी, चेयर थी, उसको टीचर ने उठा के बैक में रखवा दिया। तो क्या वो टेबल और चेयर इस बात से सैड हो जाएगी या ऑफेंड हो जाएगी कि उसको आगे से पीछे क्यों रखा गया? नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो आगे बैठा है एंड वो अच्छा है, स्टूडियस है, और उसको टीचर बिना किसी रीजन पीछे बैठा देंगे, तो वो जरूर ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है, वो ऑफेंड हो जाएगा, बिकॉज ही विल फील और शी विल फील दैट ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, बिकॉज दे हैव फीलिंग्स, दे आर लिविंग बीइंग्स। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल आप ले लो, आपने एक टेबल को ऐसे स्लैप करा, ऐसे पैट करा, तो क्या टेबल आपको पैट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप अपने फ्रेंड के साथ ही ट्राई करके देखो, आपको तुरंत उसका एक्शन रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज रीजन क्या है, दे आर डायनेमिक, ह्यूमन बींग्स डायनेमिक होते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट को ध्यान रखनी होती है कि अगर आप ह्यूमन बींग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ बिहेव कर रहे हो, उनको ट्रीट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर डायनेमिक, दे हैव फीलिंग्स, दे आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स लाइक नेचुरल रिसोर्सेज। आपने किसी पर्टिकुलर अपने नेचुरल रिसोर्स को, रॉ मटेरियल को इधर से उधर कर दिया, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बिना वजह अगर आप किसी एम्प्लॉय को उसकी पोजीशन से दो पोजीशन भेज दो या फिर ऐसा कुछ कर दो जिससे कुछ हैम्पर हो, जिससे वो ऑफेंड हो सकता हो, तो वो ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उन्हें क्लीन वर्किंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करोगे बैठने उठने की, या सैलरी उनके टाइम पे नहीं दोगे, या वेजेस उनके टाइम पे नहीं दोगे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आप रॉ मटेरियल से कुछ भी कर लो, उनको कहीं भी रख दो, वो ऑफेंड नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये डायनेमिक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन रिसोर्सेज की। एंड मैनेजमेंट आप लोग अगर पढ़ रहे हो, तो मैनेजमेंट में ये आपको एज अ मैनेजर पढ़ना है कि अगर आप इस पोजीशन पे होते, देन आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट पढ़ने का, बिजनेस स्टडीज का मेन मोटिव ये है कि यू शुड नो, ये चीजें नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता है। जो कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें इन चीजों के बारे में इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है, but you have to, because you are studying this subject and this subject deals with these features only and these are most important characteristics. अगर आप इस पर्टिकुलर डायनामिज्म कॉन्सेप्ट का आप मतलब आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हो,
तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस क्या, इन्फोसिस कंपनी आपको पता है नारायण मूर्ति जी की है, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, कंसल्टेंसी कंपनी है। तो क्या है, इन्फोसिस जो कंपनी है वहां पे नारायण मूर्ति जी ने ये बोला कि वो अपने एम्प्लॉयज को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट असेट ट्रीट करते हैं, ठीक है, असेट की तरह ट्रीट करते हैं। और उन्होंने ये बोला कि हमारे जो असेट्स हैं वो हर इवनिंग को हमारे ऑफिस से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि दूसरे दिन मॉर्निंग में वो वापस हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में आए। सो दिस मीन्स दैट दे हैव टू रिटेन देयर असेट्स, दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो जितना वैल्यू अपने असेट्स जो उनके जो नॉन लिविंग असेट्स है, असेट और आपने अभी तक पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, आपको पता है असेट्स लाइबिलिटीज, तो जितना वो इंपॉर्टेंस अपने नॉन लिविंग असेट्स को देते हैं सेम लेवल की इंपॉर्टेंस वो अपने लिविंग असेट्स को देते हैं। एम्प्लॉयज को असेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एंड दे इवन शो देम इन देयर बैलेंस शीट, वो अपनी बैलेंस शीट में भी उनको शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनको जब उनके एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट करें, सो यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ इन्फोसिस, ठीक है, वो इन्फोसिस ग्रो कर रही है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, एम्प्लॉयज की सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सेम काम दे दो एक ऐसे ग्रुप को जहां पे बहुत यूनिटी है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, सब सेम लेवल पर है, एंड जो अपने लीडर है उन लीडर और उन सबऑर्डिनेट्स में एक अच्छी बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, और दूसरा ग्रुप ले लो जहां पे अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट ग्रुप है वो रिजल्ट अच्छे आपको देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आगे के लाइफ में, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो इस सब्जेक्ट को, मैनेजमेंट की फील्ड को, देन दीज आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये रटने की चीजें नहीं है, ये सब समझने की चीजें आपके लिए, ठीक है। तो अब क्या है, यही ये फाउंडेशन होते हैं, असेट्स होते हैं। अब देखिए, अब आते हैं स्टाफिंग पे। ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब आपको देखना है स्टाफिंग क्या है, ठीक है, आपको देखना है स्टाफिंग क्या है। तो आप जरा थोड़ा सा रिवाइंड करके चले जाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो उसी से लिंक है, किससे लिंक है, ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से लिंक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों ने दी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने और हेनरी फ्योल ने, आपने पढ़ा है। जो हेनरी फ्योल ने दी है, हेनरी फ्योल ने जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी है, उन्होंने कितनी दी है, 14 प्रिंसिपल्स दी है। 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल थी आपकी ऑर्डर की, और जो ऑर्डर की प्रिंसिपल थी उस प्रिंसिपल में ये बोला गया था कि मटेरियल, जो मटेरियल चीजें हैं एंड आपकी जो लिविंग चीजें भी हैं, उसमें जो है देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, एंड अ राइट प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज राइट प्लेस। इसका क्या मतलब होता है, मतलब जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए एक राइट प्लेस होनी चाहिए, उनके लिए एक राइट प्लेस होनी चाहिए, और ये सारी चीजें उस राइट प्लेसेस पर प्रेजेंट होनी चाहिए। हर चीज के लिए एक प्लेस होनी चाहिए, एंड वो सारी चीजें उस प्लेस पर प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड सिमिलरली जितने भी पीपल आर इन्वॉल्व, उन सबके लिए एक राइट पोजीशन, राइट प्लेस होनी चाहिए, एंड दोज पीपल शुड बी अपॉइंटेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। जो भी पोजीशन है, हर जितने भी लोगों की जरूरत है उनके लिए पोजीशंस होनी चाहिए, एंड दे ऑल शुड बी गिवन द करेक्ट पोजीशंस। जो पोजीशंस उनके लिए जरूरी है, जो उनके लिए पर्टिकुलर है, जिसके लिए वो केपेबल है, वो पोजीशन उन्हें मिलनी चाहिए, सिमिलरली चीजों के साथ एंड पीपल के साथ। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, यही आपको बताती है कि द राइट पर्सन शुड बी इन द राइट पोजीशन, ठीक है, राइट पर्सन शुड बी इन द राइट पोजीशन। जो जिसको जो काम करना है वो अपनी उस सही जगह पे होना चाहिए। मेंटल वर्क करने वाले को, जैसे मशीन्स चलाना नहीं आता, जो फिजिकल वर्क नहीं कर सकता है 8-8, 9-9 घंटे कंटिन्यूअसली, उसको आप फैक्ट्री में भेज दो या उसको आप घर बनाने के लिए भेज दो, वो नहीं कर पाएगा उतनी मेहनत, बिकॉज ही इज नॉट यूज्ड टू इट, ही इज नॉट केपेबल, ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब। सिमिलरली आप एक लेबर को, एक फैक्ट्री वर्कर को ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बिठा के बोल दो कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करो, ये डॉक्यूमेंट करो, ईमेल्स भेजो, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज ही इज नॉट केपेबल ऑफ दैट पोजीशन। लेकिन अब इसको इंटरचेंज कर दो, आप उस लेबर को, आप उस जहां पे भी अगर बिल्डिंग बनने का काम हो रहा है वहां पे आप उसको भेज दो, देन वो अपनी जॉब परफेक्टली करेगा, बिकॉज वहां पे राइट पर्सन राइट प्लेस पे है। जो ऑफिस वर्कर है उसको ऑफिस में बिठा दो, वो अपनी जॉब परफेक्टली करेगा। तो केवल राइट पर्सन को राइट जगह पे रखने से काम आसानी से हो जाएगा,
ठीक है, स्टाफिंग में यही मैनेजमेंट को जानना है कि हम कैसे उन राइट लोगों को देखें और उनको वो राइट पोजीशंस, राइट प्लेस अलॉट करें। तो ये एक स्टाफिंग का मेन चीज होती है जो उन्हें करनी होती है, मैनेजमेंट को करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन आपका यही होता है। अब अगर आप इसके बाद देखो तो एक और चीज, सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कह रहा है सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्टरी का मतलब है जो जिस लोगों से के काम से, जिन लोगों के काम से, जिन एम्प्लॉयज के वर्क से ऑर्गेनाइजेशन फुल सेटिस्फैक्शन में रहे, ऑर्गेनाइजेशन जो ओनर है वो फुली सेटिस्फाइड रहे कि हाँ द पीपल आर डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंगली, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्स हैं, प्लान है, वो अचीव हो जाएंगे अगर इसी पर्टिकुलर लेवल से काम होता रहेगा। द ओनर शुड बी सेटिस्फाइड दैट जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारा स्टाफ है, वो काम बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड सिमिलरली जो एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे शुड बी सेटिस्फाइड कि उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करने को दिया जा रहा है, उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट्स की सैलरी एंड वेजेस पे करे जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स की लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करी जा रही है। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलनी चाहिए एंड एम्प्लॉयज को भी मिलनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों केसेस में देख लो, केवल सेटिस्फैक्शन अगर बिजनेस को मिले, ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज जितना ज्यादा काम करेंगे उसके लिए इतना अच्छा होगा। फैक्ट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैक्ट्री लेबर्स जो है, वर्कर्स है, उनकी सैलरी कट कर, उनके वेजेस कट कर दे, कम कर दे। जब कम कर देगी तो उनके तो चलो पैसे बढ़ जाएंगे, कंपनी के तो पैसे बढ़ जाएंगे, उनके लेकिन जो लेबर काम कर रहा है उसकी उन्होंने वेज कम कर दिया है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन तो सेटिस्फाइड है, हमारा पैसे तो बढ़े जा रहे हैं, हमारे खर्च कम हो रहे हैं, लेकिन जो वो और लेबर काम कर रहा है उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और एक टाइम आएगा जब लेबर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, अगर उन्हें किसी और जगह अच्छी जॉब मिल गई, अगर उन्हें कहीं अच्छे वेज मिल गया, अच्छा रेट मिल गया, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे और एक ना एक दिन वो कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप उल्टा कर दो, जो एम्प्लॉयज हैं उनको पूरी सेटिस्फैक्शन दी जाए, उनको अच्छी कंडीशंस दी जाए, उनको सैलरी भर के दे दो, वेज भर के दे दो, तो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने जब खर्चे पड़ जाएंगे तो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी। सो देयर शुड बी अ बैलेंस, सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज को भी रहे और इतनी रहे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की सेटिस्फैक्शन हैम्पर ना हो, जो ओनर्स है, और उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो ओनर्स है वो भी सेटिस्फाइड रहे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, द पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेटिस्फैक्शन दोनों की देखनी होती है। तो भाई ये सब काम करने के लिए ना मैनेजमेंट का दिमाग चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट का ये फंक्शन स्टाफिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप ऐसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो किसी भी जॉब में, और खासकर आजकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ह्यूमन बीइंग का इतना बड़ा रोल जब है, तो उसमें स्टाफिंग एक बहुत फंडामेंटल फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टाफिंग गलत होगी, बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को झेलने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है कि सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। उसके बाद डेली वेजर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। जनरली ये जो आपके मेंटल वर्कर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट एक होता है। कैसे होता है अभी आप नहीं जान पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उस बेसिस में करते हैं। और ये जो आपके फिजिकल वर्कर्स होते हैं ये डेली वेजेस, आपको डेली वेजेस बताएंगे, इनको रोज की इनको अपनी इनकम मिल जाती है वेज के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ये है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द वेरियस पोजीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि आपने चलो पोजीशन भर दी, आपकी फैक्ट्री में 100 लेबर की जरूरत थी, आपने 100 लेबर ले आए। आपके ऑफिस में 50 लोगों की जरूरत थी, 50 एम्प्लॉयज, आपने उनको एम्प्लॉय कर लिया। ठीक है, जब आपने 50 इधर एम्प्लॉय कर लिया, आपने 100 दे दिए, स्टाफिंग खत्म नहीं हुई, स्टाफिंग फंक्शन अभी भी चलेगा। वाई? बिकॉज नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट जो 100 लोग काम कर रहे हैं और जो 50 लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये इतने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे। अगर ये नंबर कम होगा, अगर ये छोड़ के चले जाएंगे ये लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। सो फिलिंग द पोजीशंस and that making sure that these positions keep filled, they remain filled। ठीक है, वो positions में जो वो लोग काम कर रहे हैं वो सारा अपना काम करते रहे, they should remain in the organization।
ठीक है। अगर आप अपने स्कूल का केस देख लो, टीचर्स आपके स्कूल में 20-20 साल से पढ़ाते हैं, 15-15, 20-20 साल से पढ़ाते हैं, क्यों वो आपका स्कूल छोड़ के नहीं गए? बिकॉज इट वॉज मेड श्योर बाय द मैनेजमेंट कि टीचर्स जो काम कर रहे हैं वो यहीं पर काम करें। दे शुड, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे रिमेन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगी तभी उनकी स्कूल चल पाएगा। अगर आप लेबर्स जो आपके स्कूल में काम करें, क्लीनर्स काम करें, कई ऐसे होते हैं जो जिनकी एजेस हो गई, जिनकी एज हो गई, और कई बार जनरेशन आगे आगे की वो भी उसी स्कूल में काम करती हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड श्योर कि जो उनके एम्प्लॉयज है वो रिटेन रहे उनके बिजनेस के अंदर। तो ये जो मैनेजमेंट है, आप अपने डेली लाइफ में जिन ऑर्गेनाइजेशंस के कनेक्शन में आप हो, जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनसे आपको ये फीचर्स आसानी से पता चल जाएंगे। हर जगह प्रिवेल कर रहा है ये। ठीक है, तो ये था फिलिंग द पोजीशन एंड देन मेकिंग श्योर कि वो पोजीशंस फिल रहे। ठीक है, मेकिंग श्योर की पोजीशन फिल रहे। अगर बाय चांस कम हो रहे हैं तो हमारे पास और एम्प्लॉयज उन पोजीशन को फिल करने के लिए होने चाहिए। ठीक है, ये सिनेरियो बनता है। उसके बाद आपके स्टेप्स होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स एंड स्टाफिंग। एक और चीज आप लोग ये देख लीजिए कि स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्टाफिंग क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि जब बिजनेस होता रहता है तो उसमें ऐसी कई चीजें होती हैं, जब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। अगर छोड़ के चले गए तो उन्हें फिर से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, फिर से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन लाना है, एम्प्लॉय करना है, तो इधर उनका वो काम चलता रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई एक पोजीशन पे है, उस पोजीशन से उसका प्रमोशन हो गया, अगर कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, उससे उसका प्रमोशन हो गया, तो जब वो प्रमोट होकर हायर पोजीशन पे जाएगा तो इसका मतलब ये पोजीशन खाली हो गई, जिस पोजीशन पे वो था वो खाली हो गई, तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए जो उसका सबऑर्डिनेट होगा उसको उस पोजीशन पर लाया जाएगा, प्रमोट करा जाएगा। जब वो प्रमोट होकर आएगा तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो खाली हो गई, और ऐसे करते करते एंड में एक पोजीशन खाली पड़ जाएगी, जिसके लिए फिर से किसी एक नए पर्सन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये कुछ चीजें थी। स्टाफिंग आपका कहाँ से शुरू हुआ? स्टाफ से शुरू हुआ। स्टाफ क्या होता है भाई? जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, काम करने के लोगों की जरूरत पड़ी, उसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट देखा, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट देखा, स्टाफिंग के कुछ फीचर्स डायनेमिक होते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब आप बस क्या करो, जितना ही पढ़ाया आप अपने बुक से इतना पार्ट रीड कर सकते हो। बेसिक इंट्रोडक्शन था, बिकॉज बेसिक्स अगर क्लियर है तो आगे का चैप्टर आपका क्लियर होता रहेगा। एंड ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको लिखना रहेगा। सो इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी कीवर्ड्स बहुत परफेक्ट होने चाहिए। जो कीवर्ड्स आप यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या फर्क है। लेबर को आप सैलरी नहीं लिख सकते हो। अगर आप मेंशन कर रहे हो कि लेबर्स को सैलरी पे होती है तो वो आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है। तो इस तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक इट। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।